एवरीवन, दिस इज़ मुस्कान। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। एंड जिसने भी हमारा अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। उसमें आपको PDFs मिलेंगी, क्विजेस मिलेंगे एंड उसके अलावा जो है वीडियोज़ के लिंक्स भी मिलेंगे। सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी चल रही है 100 MCQs की सीरीज़। उसका आज मैं आपको थर्ड पार्ट करवाने जा रही हूँ। थर्ड पार्ट के मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ, यानी कि आंसर की प्रोवाइड करवा रही हूँ विद शॉर्ट एंड क्विक एक्सप्लेनेशन। एंड इसके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको सुबह ही प्रोवाइड करवा दिए थे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, है ना। सो उसकी बेसिकली आज आंसर की मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ विद शॉर्ट एंड क्विक एक्सप्लेनेशन। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे आज का जो पहला क्वेश्चन है, यानी कि 51 क्वेश्चन जो है, थर्ड पार्ट हमारा चल रहा है। हम 25 करके हमारी 100 MCQs को कवर अप कर रहे हैं, राइट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक तो दी हुई है लिस्ट 1 और एक दी हुई है हमारे पास लिस्ट 2। यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। इसको हमने मैच करना है, राइट। इसमें हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक साइड तो हमें दे रखी है कुछ एडवांटेजेस दे रखे हैं, कुछ चीज़ें दे रखी हैं। उसको हमने इकोनॉमिक्स के साथ या मतलब उसके साथ मैच करना है, इकोनॉमिक्स के साथ मैच करना है उसको, कि कौन कौन सी चीज़ में कौन कौन सी इकोनॉमिक्स एक कंपनी को मिलती है, राइट। सबसे पहला क्या है इसमें, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस है। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस अब किस में मिलती है, प्रोडक्शन में मिलती है, राइट। अभी अगर कोई भी कंपनी है उसके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, उसके बाद बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, अच्छी अच्छी मशीन्स होगी, तभी तो वो अच्छा अच्छा प्रोड्यूस कर पाएंगी, है ना। तभी उसकी प्रोडक्शन अच्छी हो पाएगी, कम कॉस्ट पे हो पाएगी और फास्ट हो सकेगी प्रोडक्शन। बेसिकली अगर किसी कंपनी के पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस है तो उसको प्रोडक्शन में इकोनॉमीज रहती हैं। एक को हम मैच कर सकते हैं फोर्थ से, और उसके बाद जो है इसके हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ, राइट। उसके अकॉर्डिंग हमारे ये वाले दोनों ऑप्शन तो ऑलरेडी निकल गए हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पे, दैट इज लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल। लार्ज स्केल परचेज ऑफ मटेरियल इनपुट्स, इसमें क्या आएगा, इसमें बेसिकली बोल रहे हैं अगर हम लार्ज लेवल पे मटेरियल को परचेज़ कर लेते हैं, अगर हम हाई लेवल पे मटेरियल को परचेज़ कर लेते हैं तो उसका क्या रहती है, वो किस चीज़ की इकोनॉमीज़ है। वो मार्केटिंग की इकोनॉमीज़ होती है। इसमें क्या रहता है, मार्केटिंग की इकोनॉमीज़ कैसे होगी, यहाँ पे इनपुट्स आएगा, मटेरियल इनपुट्स। तो मार्केटिंग अगर कोई भी इंसान करता है, एक मार्केटर है वो कर रहा है, और वो उसमें हम पढ़ते हैं ना, रिसर्च करनी, फिर प्लानिंग करनी, फिर प्रोडक्ट डेवलप करना। प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो एक कंपनी है वो रॉ मटेरियल भी परचेज करती है, तभी उसको फिनिश्ड में कन्वर्ट करती है, राइट। वो सारे हम उसके स्कोप पे हमें पढ़े थे ना, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी अगर लार्ज लेवल पे परचेज कर रही है मटेरियल को तो उसको मार्केटिंग के अंदर इकोनॉमीज रहती हैं। अकॉर्डिंगली जो है ऑलरेडी हमें हमारा आंसर मिल गया, यानी कि फर्स्ट। बाकी फिर भी हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या बोल रहा है, दैट इज स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स अंडर स्पेशलाइज्ड पर्सोनल। पर्सोनल आ गया, पर्सोनल किससे कनेक्टेड होती है, मैनेजमेंट से कनेक्टेड होती है, या जो HR हो गया हमारा, जो है ना, जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उससे कनेक्टेड होती है। तो अगर किसी कंपनी के पास मैनेजरल इकोनॉमीज हैं, यानी कि वो अच्छा मैनेजमेंट कर पा रही हैं, मतलब अगर स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट है उसके अंदर स्पेशलाइज्ड बंदे हायर किए हुए हैं मैनेज करने के लिए, HR हमारे पास अच्छा है, तो एक कंपनी को मैनेजरल इकोनॉमीज रहती हैं। उसके बाद हम चलते हैं D पे, लास्ट पे। अगर किसी कंपनी के खुद के ओन फ्लीट ऑफ टैंकर्स हैं, खुद का मतलब इस तरीके का टैंकर्स हैं जिसमें कंपनी स्टोर कर सकते हैं, उसको बाहर से रेंट पे लेने की ज़रूरत नहीं है। इन दैट केस कंपनी को किसका एडवांटेज है, किसके अंदर इकोनॉमीज़ है, इकोनॉमीज़ इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। तो अगर कंपनी के पास अगर खुद का ओन टैंकर्स हैं तो कंपनी उसमें स्टोर कर सकती है। ये उसको इकोनॉमीज रहती हैं। अकॉर्डिंगली इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, A। आगे चलते हैं 52 पे। ये क्या बोल रहा है, अ कार्टेल दैट गिव्स ईच मेंबर द एक्सक्लूसिव राइट टू ऑपरेट इन अ पर्टिकुलर जोग्राफिक एरिया इज अ। ऐसा कार्टेल जिसमें एक मेंबर को एक ऐसा राइट मिलता है कि वो एक एरिया में, जोग्राफिकल एरिया में ऑपरेट कर सकता है, एक्टिविटीज़ कर सकता है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सिंपली मार्केट शेयरिंग कार्टेल कहेंगे। क्योंकि पूरी मार्केट है, उसके अंदर ऐसे पर्टिकुलर एरिया में उसको परमिशन मिली हुई है कि तू यहाँ पे काम कर सकता है, मतलब उसको पूरी मार्केट का कुछ हिस्सा शेयर करने का राइट मिला हुआ है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट शेयरिंग कार्टेल। आगे
चलते हैं 53 पे। इंडिकेट रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड बाय यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर। इसमें सिंपलेस्ट ने ये पूछा है कि जब एक कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड बेसिकली उसकी जो इलास्टिसिटी है वो इनइलास्टिक होती है, बेसिकली जो उसकी डिमांड है वो इनइलास्टिक होती है, तो उसको हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, उसको हम कौन सा मेजर्स को यूज़ करके डिनोट करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली जब हमारी इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है, 1 से भी कम होती है, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं 54 क्वेश्चन पे, दैट इज ऐसी कोस्ट जो हो चुकी है, ऑलरेडी कमिटेड, जो ऑलरेडी कंपनी के तरफ से खर्च हो चुकी है और वो रिकवर भी नहीं कर सकता कंपनी, मतलब एक तरीके से वो पानी में गई, मतलब उसे कुछ बेनिफिट भी नहीं मिला, वो खर्चा भी हो गया, उसे कंपनी रिकवर भी नहीं कर पा रहा, उसको प्रॉफिट्स में भी नहीं कन्वर्ट कर पा रहा और इवन उसी कोस्ट को भी रिकवर नहीं कर पा रहा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संक कोस्ट होते हैं। जो बेसिकली एक कंपनी का खर्चा हो जाता है बट उस खर्चे को कंपनी रिकवर नहीं कर पाता है, हो गया तो बस वो हो ही गया खर्चा, ठीक है। सो उसके हम बोलते हैं संक कोस्ट बोलते हैं। आगे हम चलते हैं 55 पे। इसमें क्या दिया हुआ है, एक साइड हमें थ्योरीज दे रखी है और एक साइड उनके ऑथर्स के नेम दे रखे हैं, तो हमें ये बताना है कि कौन सी थ्योरी सिंपली किस ऑथर ने दी थी, है ना। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, थर्ड इसका सही आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग क्या बनता है, जो फर्स्ट है रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, वो किन्होंने दी थी, वो दी थी P.A. सैमुअल्सन ने, ठीक है। सो इसका ए का क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद जो सरप्लस वैल्यू है, सरप्लस वैल्यू को दिया था कार्ल मार्क्स ने। उसके बाद जो सी है, सी को हम मैच करेंगे सेकंड से, दैट इज किंग डिमांड कर्व है। किंग डिमांड कर्व किसने दिया था, किंग डिमांड कर्व दिया था पॉल स्वीजी ने, ठीक है। स्वीजी ने, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किंग डिमांड कर्व जो स्वीजी ने दिया था, इसको हमेशा याद रखना क्योंकि इसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके अलावा जो है पॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट लाइन्स है, सॉरी कॉन्स्टेंट ब्लिस है, इसमें जो बचा बेसिकली वो होगा, है ना। सो इसको दिया था कि इन्होंने ए बर्गसन ने। सो ये इसका रहेगा सही मैच, सही कोड रहेगा, थर्ड इसका सही आंसर है। आगे चलते 56 पे। 56 क्या बोल रहा है, अ बिजनेस साइकिल कंसेप्ट, ऐसा बिजनेस साइकिल कंसेप्ट जिसमें जो किचन साइकिल का पीरियड है वो कितना रहता है, ठीक है, वो कितना रहता है वो इसने पूछा है। यहाँ पे ना थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे 40 आएगा, ठीक है, यहाँ पे आई एम सो सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे 40 आएगा। 40 मंथ्स का पीरियड होता है। बिजनेस साइकिल कॉन्सेप्ट्स के ना कई सारे ऐसे आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, और उन्हीं में से एक होता है किचन साइकिल कॉन्सेप्ट, ठीक है। किचन साइकिल कॉन्सेप्ट बेसिकली वो होता है जिसमें बिजनेस साइकिल के हमें सारे फेजेस देखने को मिलते हैं, मतलब बूम हो गया, रिसेशन होगा, फिर डिप्रेशन भी आ गया, है ना। सो बेसिकली वो हमें सारे पूरे के पूरे ऐसे साइकिल देखने को मिलती है, बिजनेस साइकिल देखने को मिलती है कितने टाइम में, विद इन बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड ऑफ टाइम में, दैट इज़ 40 मंथ्स, ठीक है। सो 40 मंथ्स का ऐसा पीरियड रहता है किचन साइकिल के अंदर, जिसके अंदर जो है एक जो बिजनेसमैन है उसको पूरी की पूरी बिजनेस साइकिल देखने को मिलती है। सो इसका आंसर होगा 40 मंथ्स यानी कि डे, ठीक है। यहाँ पे जीरो में थोड़ी मिस्टेक होगी टाइपिंग में। उसके बाद हम चलते हैं 57 पे। 57 क्या बोल रहे हैं, दैट इज अ ग्राफ इंडिकेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स विद डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। ऐसा ग्राफ जिसमें कई सारे बेसिकली डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होंगे तो वो क्या बन गया, मैप बन गया, है ना। कई सारे कर्व्स का जब हम कॉम्बाइन, उसको हम कॉम्बिनेशन उनको कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैप बन जाता है, राइट। सो बेसिकली इसने वही पूछा, ऐसा ग्राफ जिसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हो इनपुट्स के विद डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स, मतलब इतना हम इनपुट यूज़ कर रहे हैं, इन फैक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं इनपुट के, और उससे इतना आउटपुट मिल रहा है हमें, ठीक है। एक कंपनी जो है, मतलब वो लैंड के इतने यूज़ कर रही है, लेबर इतना यूज़ कर रही है, वो दोनों मिलके जो है इनपुट्स, फैक्टर इनपुट्स हैं, वो इतना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो चीज़ है। तो वो हमें कौन शो करता है, वो हमें आइसोक्वेंट मैप शो करता है, जिसमें क्वांटिटी और इनपुट यानी कि इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन शो किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे हम चलते हैं 58 पे, दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कम्स इनटू बीइंग व्हेन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब एग्जिस्ट करता है, अब जैसे मैंने आपको आई थिंक लास्ट जब हमने लेक्चर किया था इसका MCQs का, उसमें भी एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब शॉर्ट रन होता है ना, शॉर्ट रन पीरियड होता है, उसके अंदर बेसिकली दो फैक्टर्स होते हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में हम फिक्स्ड को तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो फिक्स्ड रहेगा, लैंड तो फिक्स्ड रहेगी, राइट। अभी हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं, है ना। सो बेसिकली शॉर्ट रन के अंदर क्या होंगे, दो फैक्टर्स रहते ही रहते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक वेरिएबल रहेगा, ठीक है। सो मतलब ऐसा नहीं होता है कि सारे वेरिएबल
वेरिएबल्स होंगे, कुछ ना कुछ एक फिक्स्ड फैक्टर उसमें रहेगा ही रहेगा जिसको हम शॉर्ट रन के अंदर नहीं चेंज कर सकते हैं। सो जब एक फिक्स्ड फैक्टर होता है और एक वेरिएबल फैक्टर होता है, वो कब होता है, शॉर्ट रन में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं, है ना। मतलब वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ बोलते हैं, मतलब कितने हम वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं, कितने हम फिक्स्ड का यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ इसके अंदर देखी जा रही है, और कितना एक कंपनी को इससे रिटर्न मिल रहा है। सो उसे हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल रहे हैं। सो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा बी, दैट इज़ एक फिक्स्ड रहता है, एक वेरिएबल रहता है शॉर्ट रन के अंदर। उसके बाद हम चलते 59th क्वेश्चन पे, दैट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन फंक्शन। जो MRTC होता है, इसको फुल फॉर्म बताने हैं। प्रोडक्शन फंक्शन की अगर हम बात करें, उसके अंदर MRTC टर्म यूज़ होती है, राइट। सो MRTC के इसमें सिंपली हमें फुल फॉर्म बतानी है। सो उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो इसकी फुल फॉर्म रहती है, इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। आगे हम चलते हैं 60th पे, दैट इज़ द फेमस बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय। इन्होंने एक बुक का नेम दिया है जो कि इकोनॉमिक्स के ऊपर है, और ये पूछा है कि इसका इन्होंने इस बुक को बेसिकली लिखा किसने था, ऑथर का नेम बताना है। सो इनको इस बुक को एडम स्मिथ ने लिखा था। इसका जो सही आंसर है वो बी आएगा। और इसी बुक के अंदर वन ऑफ द इंटरनेशनल जो हम ट्रेड थ्योरीज पढ़ते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किया हुआ है, जो थ्योरीज हैं हमारी इंटरनेशनल ट्रेड की, है ना, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर प्रोवाइड किया है कौन कौन सी थ्योरी है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, वेरी फर्स्ट यूनिट है, बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, उसका वो पार्ट है बेसिकली। वो जो टॉपिक है, वो थ्योरीज हैं, वो इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर पढ़ते हैं। सो उसके अंदर जब हम वेरी फर्स्ट थ्योरी पढ़ते हैं ना, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, याद है आपको एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, तो उसके बारे में भी किसके अंदर जिक्र किया गया है, किसके अंदर लिखा गया है, वो यही बुक तो है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। सो इसको लिखा किसने था, एडम स्मिथ ने लिखा था, ठीक है। आगे हम चलते हैं 61st क्वेश्चन पे, दैट इज़ द प्राइम कॉस्ट में बी कंसीडर्ड एज। प्राइम कॉस्ट होती है जो सबसे मेन कॉस्ट होती है। मेन कॉस्ट होगी तो वो डायरेक्टली एलोकेट होगी, राइट। सो वो जो डायरेक्टली एलोकेट होती है, प्राइम कॉस्ट होती है, उसको हम बोलते हैं बी, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट। आगे हम चलते हैं 62 पे। 62 क्या बोल रहे हैं, द ऑथर ऑफ द बुक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये किन्होंने लिखी थी, इनके ऑथर कौन थे, जो एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी से रिलेटेड है, वो बुक जो है वो किन्होंने लिखी थी, JM केन्स ने लिखी थी। तो इसका सही जो है वो हो जाएगा, इसमें ऑथर का नेम बताना है सिंपली बुक के, और जो केन्स है इन्होंने बेसिकली थ्योरी दी थी एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के ऊपर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं 63 पे, दैट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द किंग डिमांड कर्व इज रिफ्लेक्टेड ऑन अ डिसकॉन्टीन्यूटी इन द। कौन सा ऐसा कर्व है जिसके अंदर डिसकॉन्टीन्यूटी आती है, किंग डिमांड कर्व होता है ना, ऐसा बनता है, फिर उसके बाद ऐसे डिसकॉन्टीन्यू हो जाता है, उसके बाद यहाँ से ऐसे कॉन्टीन्यू होता है ना, ऐसा होता है ना, मतलब ऐसे होके फिर ऐसे जाता है किंग, ये बीच वाला हिस्सा टूट जाता है। तो वो किस डिमांड कर्व, किस कर्व के अंदर डिसकॉन्टीन्यूटी रहती है किंग डिमांड के अंदर। जो MR कर्व होता है ना, MR कर्व होता है वो ऐसा टूटता है, ठीक है, वो ऐसा टूटता है, उसके अंदर ऐसा किंगडम पड़ता है। और इसमें इन्होंने वही पूछा कौन सा कर्व है जो डिसकॉन्टीन्यू होता है, वो है A, ठीक है। आगे हम चलते हैं 64 पे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम और किस नाम से जाते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वही होती है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव की कॉस्ट होती है, राइट। अगर हमने हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स है और हम अगर से एक हमारा जो अल्टरनेटिव है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, और उसका जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने छोड़ दिया, उसको हमने नहीं यूज़ किया, उसको हमने नहीं सिलेक्ट किया, तो उसको नहीं यूज़ करने की जो कॉस्ट होती है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव को यूज़ ना करने की जो खर्चा आता है, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर वो हमने मिस कर दी, राइट। सो अल्टरनेटिव कॉस्ट भी इसको हम बोलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा C। आगे चलते हैं 65th क्वेश्चन पे, दैट इज़ अ रुपी टुमोरो इज़ वर्थ लेस देन अ रुपी टुडे। ये किस चीज़ से रिलेट करती है, अभी आपका इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है, ए रुपी टुमोरो इज़ वर्थ लेस, मतलब जो कल 1 रुपये की वैल्यू होगी वो आज से क्या होगी, कम होगी। मतलब वैसे भी आप सबको जानते हो जैसे जैसे डे बाय डे जो मनी की वैल्यू है वो कम होती जाती है। सो जब जैसे अभी पहले अगर आज से हम अगर 10, 12, 15, 20 साल ऐसे पहले जाएं, या मतलब जैसे 30, 40 साल पहले जाएं, तो उस टाइम पे जो मनी की वैल्यू रहती थी, 1 रुपये की 4 टॉफ़ियाँ आती थी उस टाइम पे, मतलब वो जो रहता था ना, मतलब इतना ज़्यादा उस टाइम पे वैल्यू रहती थी। किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो भी अमीर है ना, ऐसा मतलब रहता था। आजकल अगर किसी के पास 100 रुपये तो उसमें क्या आता है, कुछ भी तो नहीं आता, मतलब वो चीज़
रहती है, मतलब पहले जितनी मनी की वैल्यू होती थी ना उससे बहुत ज़्यादा कम आज मनी की वैल्यू है ना। मतलब आज 100 रुपये की जितनी वैल्यू है उतनी उस टाइम तो बहुत ज़्यादा होती थी 100 की वैल्यू आज के कंपैरेटिवली। सो वही वो चीज़ बोल रहा है, मतलब जो वैल्यू आज है वो ज़्यादा रहेगी। कौन सी वैल्यूज़ है? जो वैल्यू कल रहती है। और ये किससे हम रिलेट कर सकते हैं? इसको हम डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल से रिलेट कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग में इसीलिए तो हम ये करते हैं जब हम मतलब HRA भी करते हैं, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी करते हैं, या और भी कुछ ऐसे मैथड्स हम पढ़ते हैं, राइट। लाइक कैपिटल बजटिंग के भी हम मैथड्स पढ़ते हैं, उसमें वैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू हम क्यों निकालते हैं? इसीलिए तो निकालते हैं कि जो फ्यूचर में अर्निंग्स होंगी, जो हमारी फ्यूचर में अर्निंग्स होंगी उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि जो फ्यूचर में अर्निंग्स होंगी उसकी जो वैल्यू होगी फ्यूचर में वो कम होगी, और उसी फ्यूचर अर्निंग्स की जो वैल्यू आज है वो आज ज़्यादा होगी। सो बेसिकली फ्यूचर अर्निंग्स की हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, और उसको हम कैसे निकालते हैं? उसको हम डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम उसको उसके प्रेजेंट वैल्यू को निकालते हैं, राइट। सो उसको हम डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल ही तो बोलते हैं, है ना, जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 66 पे, दैट इज जो डिमांड कर्व है इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसका एग्जाम्पल है? इलेक्ट्रिसिटी है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी कल्ली इलेक्ट्रिसिटी एक प्रोडक्ट है, राइट, या एक मतलब ऐसे है। तो इलेक्ट्रिसिटी से हम कितनी सारी चीज़ें पूरी कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी है तो हम हमारा टीवी भी चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारे लाइट पखे भी चलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी है तो हम घर में खाना भी बना सकते हैं कुछ ऐसा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर हमारे ऐसे इंडक्शन वगैरह है तो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे ही सब कुछ चलता है। मतलब हम खाने में भी यूज़फुल रहता है, घर की लाइटिंग्स में भी यूज़फुल रहता है, हम कपड़े धो सकते हैं अगर इलेक्ट्रिसिटी है तो, है ना, वॉशिंग मशीन वगैरह इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। सो बेसिकली चीज़ क्या है? एक ही है, और उससे काम कितने हो रहे हैं? कई सारे हो रहे हैं। ऐसा ही है ना, उससे काम कितने हो रहे हैं? कई सारे होते हैं। जब ऐसा होता है एक प्रोडक्ट से हमारी 3-4 से भी से ज़्यादा डिमांड्स पूरी होती है ना, सो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कॉम्पोजिट डिमांड बोलते हैं। सो इसका सही आंसर जो है वो ए होगा। अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड की है तो डिमांड तो एक चीज़ की हुई है, बट उसे नीड्स, जो नीड्स हैं एक पर्सन की, वो कई सारी नीड्स उससे पूरी होती है, और उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड, ठीक है। अभी जैसे मिल्क हो गया, मिल्क भी कॉम्पोजिट डिमांड के अंदर आता है। मिल्क है तो एक प्रोडक्ट, बट मिल्क को हम दूध पीने के में भी काम आ सकता है। मिल्क है तो उससे हम चीज़ भी बना सकते हैं, मिल्क है तो उससे हम कर्ड भी बना सकते हैं, मिल्क है तो हम छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, है ना। मतलब बेसिकली जो है मिल्क है तो उससे और भी बहुत चीज़ें बनती हैं। सो प्रोडक्ट एक हो गया, बस उसकी जो मतलब जो उससे जो नीड्स पूरी हो रही है वो कई सारी नीड्स पूरी होती है, उसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिट डिमांड। आगे हम चलते हैं 67 पे, दैट इज़ केन्जियन इकोनॉमिक्स लेस मोर एम्फेसिस ऑन। जैसा मैंने अभी आपको बताया, जो केन्जियन थियोरी थी वो कौन सी थी? थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, राइट। सो उन्होंने किसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया था? इन चारों में से अगर हम देखें तो, इन चारों ऑप्शंस में से तो उन्होंने इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के ऊपर फोकस किया था। उन्होंने थ्योरी भी तो उसी से रिलेटेड दी थी ना, तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन के ऊपर फोकस किया था। आगे हम चलते 68 पे, दैट इज़ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। लॉन्ग रन जो एवरेज कॉस्ट होता है उसको हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। प्लानिंग कर्व होता है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे से ना ऐसे बनते हैं, ठीक है। ये हमारा लॉन्ग रन हो जाता है, उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे कॉस्ट कर्व्स बनते हैं। उसके थ्रू हम ये चीज़ प्लान कर सकते हैं बेसिकली हमें कौन से पे ना बहुत ज़्यादा से कम पड़ रही है कॉस्ट, और कौन सा एक कंपनी को सिलेक्ट करना चाहिए प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए, जिस पे कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम होगी उसे ही सिलेक्ट करेगा ना। सो अकॉर्डिंग टू द आउटपुट, अकॉर्डिंग टू द एवरीथिंग वो देख सकता है, प्लान कर सकता है आगे की अपनी एक्टिविटीज़ को, कितना लेवल ऑफ आउटपुट इसे निकालना चाहिए, है ना, कितना लेवल ऑफ आउटपुट इसे निकालना चाहिए, कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या उसे प्लान करना चाहिए आगे के लिए। अगर वो इतना आउटपुट निकालता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है, इतना निकालता है तो। सो बेसिकली वो चीज़ें डिसाइड करना, तो दैट्स वाई इसको हम प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। सो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम चलते हैं 69 पे, दैट इज़ जो सर्कुलर फ्लो रहता है गुड्स एंड इनकम का, वो किसके बीच में रहता है, किसके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है। अभी गुड्स है, अभी आप गए, आपने गुड्स परचेज किए शॉपकीपर से, राइट, किसी फर्म के पास गए, उससे आपने किया, आप कौन हो, हाउस होल्ड हो, किसी फर्म के पास गए, गुड्स आपने परचेज किए, उनको आप क्या दे के आए हो? बदले में पैसे दे के आए हो। अभी वही पैसा उनके लिए इनकम होगी, वो अपने घर गए, उन्हीं पैसों से अगले दिन वो किसी और शॉप पे गए, एज अ कस्टमर बन गए, उन्होंने उनसे गुड्स खरीदे। सो बेसिकली जो
गुड्स और इनकम का जो फ्लो है वो किसके बीच में घूमता रहता है, जो सर्कुलर फ्लो है वो फर्म और हाउस होल्ड के बीच में रहता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। आगे हम चलते हैं 70th क्वेश्चन पे, दैट इज अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्राइस विल बी हायर इन द मार्केट वेयर डिमांड इज। ऐसा जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल तो होता क्या है कि मतलब डिफरेंट कस्टमर से डिफरेंट चार्ज करना, मतलब प्राइसेस जो है वो सेम नहीं रखता है। जो एक मतलब जो फर्म होती है वो क्या होते हैं, वो अलग अलग कस्टमर का हिसाब देखते हैं, जैसा कस्टमर है जितने भी टिक गया ठीक है, मतलब बेसिकली अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना ताकि उसे प्रॉफिट ज़्यादा हो। अभी वो जो अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन वो प्राइसेस हायर चार्ज करता है। अभी हायर चार्ज कब करेगा मार्केट में, जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा प्राइसेस से, है ना। जब किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा प्राइसेस से तभी तो वो हाई चार्ज कर सकते हैं। अभी ऐसा कुछ प्रोडक्ट है, मान लो कुछ शूज़ हैं, कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हैं, या कुछ ऐसे गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर है, ऐसा कुछ है, क्रोकरी है, इन सब के अगर प्राइसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो कोई ख़रीदेगा? वो तो वेट भी कर सकते हैं ना, उसके बिना चल सकता है, जिसके बिना चल सकता है एक जो कस्टमर है उसका, जिसके बिना चल सकता है वो महीना ठहर के फिर खरीदेगा तो भी कोई चक्कर नहीं है, तो उसके लिए वो वेट कर सकता है, वो हाई प्राइसेस पे नहीं परचेज करेगा। तो उसका अगर आप हाई कर दोगे तो आपकी डिमांड लो हो जाएगी। बट अगर ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़रूरी ही है कस्टमर को खरीदना है उसे, कि हाँ भी चाहे उसका प्राइसेस थोड़ा ज़्यादा भी हो जाएगा ना, फिर भी उसे तो परचेज़ करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका नहीं सरता उसके बिना। तो इन दैट केस एक जो मार्केटर है वो क्या कर सकता है, वो प्राइसेस ज़्यादा रख सकता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर प्राइसेस ज़्यादा चार्ज कर सकता है। पता है उसे कस्टमर ने तो लेना ही लेना है, सो वो किस सिचुएशन में करेगा। इससे सारे से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, जब जो डिमांड है वो कम इलास्टिक होगी, लेस इलास्टिक होगी, या इन इलास्टिक होगी कह लो, या लेस इलास्टिक होगी, तभी तो ऐसा करेगा। जैसा मैंने आपको बताया, ज़्यादा इलास्टिक होती है डिमांड, अगर मोर इलास्टिक है, हाईली इलास्टिक है, उस केसेस में तो क्या होता है, अगर थोड़ा प्राइसेस में चेंज आए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है डिमांड में, है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा चेंज आ जाता है डिमांड में। लोग अगर थोड़ा सा प्राइसेस कम हुए, सेल लगे, तो ऐसे भर के टूटते हैं मतलब परचेज़ करने के लिए। और अगर कैसे कोई ऐसा कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, या ज़रूरत से थोड़ी ज़्यादा होती हैं बट शौक से थोड़ी कम होती है, मतलब जिसके बिना नहीं चलेगा, है ना, लेस इलास्टिक है, उसकी डिमांड क्या रहती है, लेस इलास्टिक है, प्राइसेस चाहे कम भी हो जाएंगे तो भी उसकी डिमांड लगभग उतनी रहेगी, तो प्राइसेस चाहे थोड़े ज़्यादा भी हो जाएंगे तो भी उसकी डिमांड उतनी रहेगी। सो अगर प्राइसेस जो डिमांड है बेसिकली वो लेस इलास्टिक है किसी प्रोडक्ट की, तो उसके अंदर जो है प्राइसेस एक जो प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा कर सकता है, हायर रख सकता है। सो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। आगे चलते हैं 71 पे, दैट इज़ अ रैशनल कंज्यूमर चूजिंग बिटवीन अनसर्टेन इवेंट्स विल मेक अ चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ। कोई ऐसा रैशनल कंज्यूमर है जिसको सेटिस्फेक्शन, नाम में इन्होंने आंसर दे दिया, रैशनल कंज्यूमर, बेसिकली ऐसा कंज्यूमर जो अपने सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम चाहेगा, है ना। उसको अगर कुछ ऐसा सिलेक्ट करना है, उसके बीच में उसके पास उसके सामने बेसिकली जो कई सारे अनसर्टेन इवेंट्स है, अभी कुछ भी हो सकता है, सो उन अनसर्टेन इवेंट्स में तो कौन सा, मतलब किस बेसिस पे वो अपनी चॉइस करेगा। कई सारे प्रोडक्ट हैं, सारे ही अनसर्टेन हैं, तो उन सारे प्रोडक्ट्स में से वो ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा जिससे उसे लगता है, जिससे वह एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसे सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा मिलेगी, है ना। अगर उसे मॉनेटरी बेनिफिट्स, प्राइसेस, ये इनकम वगैरह ये तो बात की चीज़ें होती हैं, बट अगर उसे सिलेक्ट करना ही है किसी अनसर्टेन इवेंट्स पे, तो वो किस बेसिस पे करेगा, तो वो इस बेसिस पे करेगा कि जिस प्रोडक्ट से उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। सो इसका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी, यानी कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। आगे चलते हैं 72 पे, दैट इज़ द टोटल यूटिलिटी इज़ मैक्सिमम व्हेन। जो टोटल यूटिलिटी होती है वो मैक्सिमम पे होती है जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, वो ज़ीरो पे होती है। जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो पे होती है, तो इसका ए सही आंसर रहेगा। ऐसे जो क्वेश्चंस है ना, ये जो मतलब थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बट ऐसे क्वेश्चन पता है किस में आते हैं, स्टेटमेंट्स में आते हैं। लाइक आपको दो स्टेटमेंट दे देंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट मान लो ये दे दी, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो मतलब उस टाइम पे है जब मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो पे है ना। उसके बाद आपको एक सेकंड स्टेटमेंट और दे देंगे ऐसी, और नीचे पूछेंगे कि बताओ कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या दोनों ही इनकरेक्ट है। सो ऐसे करके आपको क्वेश्चंस आएंगे नेट एग्जाम में। उसके बाद हम चलते हैं 73 क्वेश्चन पे।
73 क्या बोल रहा है, वी से ऑफ द डिमांड फॉर ए फैक्टर दैट इट इज़ अ डिराइव्ड डिमांड। बिकॉज अगर हम किसी भी चीज़ की फैक्टर की डिमांड को ऐसे बोलते हैं कि ये डिराइव्ड डिमांड है, वो क्यों बोलते हैं, मतलब किसी ना किसी चीज़ से डिराइव हुई है ना। तो किससे डिराइव होती है, वो जो डिमांड है वो फाइनल प्रोडक्ट से डिराइव होती है। जब डिराइव्ड डिमांड होती है वो किससे होती है, बेसिकली एक प्रोडक्ट जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट से ऐसा कुछ होता है कि और किसी की भी डिमांड ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको कॉम्पोजिट में बताया ना, कॉम्पोजिट में डिमांड एक की होती है, डिमांड किसकी होती है, बेसिकली सेकेंड एक की होती है, बट उसे नीड्स क्या होती है, कई सारी पूरी होती हैं। और वहीं जैसे डिराइव्ड डिमांड हो गया, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है, तो फाइनल प्रोडक्ट ही हमारा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ना उसको तो हम लेंगे ही लेंगे उस फाइनल प्रोडक्ट को, बट उस फाइनल प्रोडक्ट की डिमांड के चक्कर में ना कुछ हमें और भी लेना पड़ेगा उसके साथ, तभी हम उसको यूज़ कर सकें। तो फाइनल प्रोडक्ट के वजह से किसी ना किसी और प्रोडक्ट की भी अगर डिमांड डिराइव हो रही है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम डिराइव्ड डिमांड बोलते हैं। आगे हम चलते हैं 74 पे, इसका सही आंसर रहेगा सी। आगे 74 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दैट इज जो डिमांड कर्व है वो प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में क्या रिलेशनशिप शो करता है। हमें सिंपली ये बताना है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ती है, प्राइसेस ज़्यादा हुए तो डिमांड कम होगी, तो मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। सो इसमें हमें कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें बताना है कि कैसे रिलेट करता है। तो सिंपली वो इनवर्सली रिलेट करता है। ये भी आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें ये भी कराएंगे कि इन्वर्सली भी करता है और प्रोपोर्शनेटली भी करता है, बट ऐसा नहीं होता। एग्जैक्टली जो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं वो हम यही पढ़ते हैं कि जो प्राइसेस है और डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, उनके बीच में जो है बेसिकली नेगेटिव रिलेशनशिप को शो करता है, दैट इज़ इन्वर्स रिलेशनशिप को शो करता है लॉ। सो इसका सही जो आंसर है वो हो जाएगा डी। आगे चलते 75 क्वेश्चन पे, दैट इज़ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द एग्रीगेट प्राइस लेवल इज़। जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है एग्रीगेट प्राइस का, मतलब ऐसा कुछ मतलब मोस्ट बढ़िया जो है वो कौन सा हम इंडेक्स यूज़ करेंगे जब हमने एग्रीगेट प्राइस लेवल को मेजर करना है। अब एग्रीगेट देखना है तो हम कौन सा बेस्ट यूज़ करेंगे, हम करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज़ करेंगे जब हमने एग्रीगेट प्राइस लेवल देखना है ओवरऑल। सो हम होलसेल जो है वो सबसे बेस्ट रहता है उस टाइम पे। सो इसका जो सही आंसर है वो क्या रहेगा, सी रहेगा। सो ये हमारे 75 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो गए हैं कंप्लीट, और आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करवाए हैं। ऑलरेडी मैं आपको 50 क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ इकोनॉमिक्स के। जिसने भी अभी तक वीडियो नहीं देखी है विद आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन, वो जाके देख सकते हैं। प्लस जिसने भी अभी तक इकोनॉमिक्स के रिविजन वीडियो नहीं देखी है, जिसमें मैंने लगभग सारा सिलेबस कवर किया है बहुत ही ज़्यादा कम टाइमिंग में, विद इन मतलब 2 आवर्स से भी मतलब कम टाइमिंग में मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो वो जाके रिविजन वीडियो ज़रूर देखिए। आपको जो लिंक है प्लेलिस्ट का, रिविजन वीडियोज़ की लिंक का, कॉमर्स के कई सारे यूनिट्स मैंने उसमें रिवाइज करवाए हैं, वो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अगर आपको लेक्चर सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।